कितना अच्छा लग रहा है ना आज़ादी से शॉपिंग करते हुए। अगर घर में बताकर आते कि हम मॉल जा रहे हैं तो वो हिटलर की औलाद किसी न किसी को हमारे साथ चिपका देता। वो सुकून से कहती अपने लिए ड्रेस देखने लगी। मेरे भाई के बारे में जबान संभाल कर बात किया करो। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। उसके बराबर में खड़ी किरण ने दांत पीसते हुए कहा तो मुस्कान उसे तीखी नज़रों से घूरने लगी। मेरी फिक्र में क्यों घुलते हैं, अपनी बहन की फिक्र में घुले ना। वो गुस्से से कहती शीशे की तरफ मुड़ते हुए अपने साथ शर्ट लगाकर देखने लगी कि तभी अपने पीछे आते अक्स को देखकर उसी शर्ट से जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया। वो मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? इतना बड़ा कोइंसिडेंट। होठों पर जबान फेरते उसने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए थे। मैंने तो सूट के साथ दुपट्टा भी नहीं लिया, ये तो मुझे यहीं के यहीं सूली पर चढ़ा देंगे। वो होठों ही होठों में बड़बड़ाई थी। हर खुशी के मौके पर ये मौत का यमराज बनकर सर पर सवार हो जाता है। और ये गर्ल्स आउटलेट में क्या कर रहे हैं? बुरी तरह झुंझलाते हुए वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। पर अचानक किरण का ख्याल आया, अगर वो पकड़ी जाती तब भी किरण के साथ उसका भी अंतिम संस्कार हो जाना था। वो वापस पीछे आई तो किरण कपड़े देखने में बिजी थी। चलो मेरे साथ फौरन। मुस्कान ने अचानक उसका हाथ खींचा कि किरण के हाथ से शर्ट जमीन पर गिरी। अरे पागल लड़की, कपड़े तो लेने दो, किरण ने झुंझलाते हुए कहा। कपड़ों की जगह कफन लेने की नौबत आ जाएगी, चुप करो, वो गुस्से से बोली और ट्रायल रूम के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये लोग अंदर सो गए हैं क्या? किरण का हाथ छोड़ती अब वो दोनों हाथों से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हम यहाँ की जगह बाहर चलते हैं ना, किरण ने अक्लमंदी का प्रदर्शन किया। तुम्हारा भाई दरवाजे के पास ही खड़ा है और साथ में उसके गार्ड भी खड़े हैं, मुस्कान ने परेशानी से कहा, जबकि किरण की सांसें तो अपने कंधे पर एक मजबूत हाथ का स्पर्श महसूस करते ही रुक सी गई थीं। वो इस स्पर्श को पहचानती थी। मुश्किल से नज़र उठाते उसने अपने बराबर में देखा जहाँ शिवांश सिंघानिया उसे गुस्से से घूर रहा था। डरते हुए उसने कुछ कहना चाहा, जब शिवांश ने होठों पर उंगली रखते उसे खामोश रहने का इशारा किया और किरण को पीछे हटाते सीने पर हाथ बांधते मुस्कान के पीछे खड़ा हो गया। मुस्कान के गहरे ब्राउन बाल लहराते हुए उसकी कमर पर झूल रहे थे। टाइट पजामा जो एंकल से काफ़ी ऊपर था, गोरे दमकते पैरों में काली स्लीपर्स और नाजुक सी पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी। पैरों से होती हुई शिवांश की नज़र ऊपर की ओर उठी थी। ढीला ढाला सा कुर्ता पहने वो दुपट्टे से लापरवाह बड़ी ही जल्दबाजी में दिखाई दे रही थी। शिवांश का दिमाग एक पल में गर्म हुआ था। आखिर इस लड़की को दुपट्टा लेने में मुसीबत क्या आती है? उसे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी। अचानक ही ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोलती एक लड़की बाहर निकली थी और मुस्कान ने बिना देखे किरण समझते हुए पीछे खड़े शिवांश की कलाई पकड़ते उसे अपने साथ अंदर खींचा था। शिवांश भी उसके मुड़ने से पहले पीछे हुआ था। ट्रायल रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए मुस्कान ने गहरी सांस ली, जबकि बाहर खड़ी किरण बुरी तरह होंठ को चलती कांपते हाथ चेहरे पर फेरने लगी। हे भगवान जी, आज बचा लें, आगे से कभी भी मुस्कान की बात नहीं मानूंगी। वो जल्दी जल्दी भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। शुक्र है यार, बच गए। पता नहीं तुम्हारा वो खड़ूस भाई आज हमारा क्या हाल करता। जरूर पिछले जन्म में बोतल के जिन रहे होंगे। जब देखो जहाँ देखो हम जहाँ पर भी होते हैं वहीं बोतल के जिन की तरह पिरकट हो जाते हैं। मेरा तो दिल करता है तुम्हारे भाई को गुद्दी से पकड़कर ऐसा चटकाऊं कि। गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपने बैग से फ़ोन निकालते वो जैसे ही पलटी थी, आंखें जो पहले से ही बड़ी बड़ी थीं अब और भी बड़ी हो गई थीं। इससे पहले मुंह से जोरदार चीख निकलती शिवांश आगे बढ़ते मुस्कान के मुंह पर अपना हाथ रख चुका था। मुस्कान की हालत तो पल भर में ही मरने जैसी हो गई थी। शिवांश भाई, मैं मुस्कान नहीं हूँ, मैं तो कोई दूसरी लड़की हूँ, वो घबराहट में अपना माथा मसलते हुए कहने लगी। शिवांश ने गौर से उसे देखा। मुस्कान की टांगें हल्की हल्की कांप रही थीं, पर उसे रहम नहीं आया था क्योंकि हर बार उसकी हालत ऐसी होती थी, लेकिन वो बहुत ढीठ थी। हाँ मुस्कान, तो तुम सच में नहीं लग रही, उसके लहराते बालों को छूते हुए वो खतरनाक हद तक ठंडे शब्दों में बोला। तो मुस्कान ने फौरन हैंडबैग से दुपट्टा निकालते उसे अपने दोनों कंधों पर फैला लिया। फिर शिवांश की नज़रें अपने पैरों पर देखते शर्मिंदगी से अपने पैजामे को नीचे की ओर सरकाने लगी। प्लीज़ शिवांश भाई, इस तरह मत देखें, मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी, वो शिवांश की खतरनाक नज़रों से घबराते हुए विनती करते शब्दों में बोली। जब उसे एक तरफ करते हुए शिवांश ने ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मुस्कान उसके पीछे ही बाहर निकली थी। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल और बाकी लड़कियाँ मुंह खोले हैरत से ये मंजर देखते हुए आपस में सरगोशियाँ करने लगीं।
जबकि मुस्कान शर्मिंदगी से शिवांश के पीछे पीछे चलने लगी। किरण भी उनके साथ ही निकली थी। भगवान जी अपना कहर बरसाए तुम पर, मुस्कान की बच्ची, तुम शैतान का दूसरा रूप हो, मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी जड़। किरण दांत पीसते हुए बोली, मैं नहीं, तुम्हारा भाई शैतान है, और तुम तो मुझसे बकवासी मत करो। मुस्कान भी धीमी आवाज में बोल रही थी। जब उनके आगे चलता शिवांश एकदम रुक गया। तुम दोनों की घुसर पुसर अब मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। उसकी डांट पर वो दोनों गुलाम की तरह सर झुकाए उसके पीछे खड़ी हो गईं। प्रताप तुम गार्ड के साथ जाओ, मेरे साथ ये दोनों हैं। मॉल की पार्किंग एरिया में आते हुए उसने अपने मैनेजर से कहा तो प्रताप पीछे खड़े गार्ड की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर मुस्कान और किरण दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं और शिवांश खुद ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ चुका था। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। शिवांश के माथे पर गहरे बल थे, जबकि मुस्कान और किरण के होठों पर भगवान जी का नाम लगातार जारी था। घुसर पुसर करने की अब हिम्मत नहीं थी, इसलिए सिर्फ एक दूसरे को घूरने से ही काम चलाया जा रहा था। गाड़ी हवेली की जगह शिवांश सिंघानिया के ऑफिस के बाहर रुकी थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? मुस्कान ने ऑफिस की बिल्डिंग देखकर चौंक कर किरण से पूछा। यहीं पर हमारा अंतिम संस्कार होगा। घर पर तो फिर भी मम्मा होती तो बचा लेती, यहाँ कौन बचाएगा? गाड़ी से उतरने के लिए तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? शिवांश ने ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए पलटकर उन दोनों को देखा था। वो दोनों अब तक गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर झांक रही थीं। शिवांश के तंज करने पर तेजी से गाड़ी से निकलती शिवांश के पीछे पीछे चलने लगी। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत आलीशान थी। वो शिवांश के पीछे जहां से गुजरती लोग शिवांश को देखते ही खड़े हो जाते। शिवांश आगे बढ़ रहा था जब निगाह एक लड़के पर पड़ी। ऑफिस में काम करने वाले लड़के की नज़रें उसके पीछे थीं। शिवांश के कदम एक पल को रुके। पलट कर देखा तो किरण ने बहुत ही सलीके से दुपट्टा लिया हुआ था, जबकि मुस्कान का दुपट्टा फिर से उसकी गर्दन से जाकर चिपक गया था। शिवांश के घूरने पर मुस्कान ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने दोनों कंधों पर फैला लिया। ये खड़ूस इस जमाने में पैदा क्यों हो गए? इन्हें तो आज से 100 साल पहले के ज़माने में पैदा होना चाहिए था। मुस्कान गुस्से से सोचती हुई ऑफिस के अंदर दाखिल होते हुए शिवांश ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और सामने कॉच पर बैठकर एक टांग दूसरी टांग पर जमाते तेजी से हिलाने लगा। शर्ट के कफ खोलते आस्तीनें ने फोल्ड की। क्या करूं? बेहोश होने का नाटक करूं? मुस्कान परेशानी से बड़बड़ाई थी। किसके साथ मॉल गई थी? शिवांश की तरफ से पहला सवाल आया। अकेले, किरण ने होठों पर जबान फेरते कहा। वेरी गुड। किसकी परमिशन लेकर गई थी? सीने पर हाथ बांधते अगला सवाल आया। परमिशन? वो तो मुस्कान ने ले ली थी। किरण ने बॉल मुस्कान के कोर्ट में उछाल दी। जी मुस्कान मैडम बोलिए, किससे परमिशन लेकर गई थी? मुस्कान का नाम लेते खुद ब खुद उसके शब्दों में सख्ती उतर आई थी। वो आंटी जी से। मुस्कान ने फौरन कहा। आंटी जी से मॉल जाने की परमिशन ली थी? शिवांश ने अपना सवाल बदल दिया। मुस्कान ने नामे सर हिलाया। लाइब्रेरी जाने की ली थी। वो जैसे अपना जुर्म कबूल कर रही थी। ओके, तुम लोगों पर और अपना वक्त बर्बाद करना बेकार है। फ्री होने के बाद देखूंगा क्या करना है तुम दोनों का। जब तक मेरी मीटिंग ख़त्म नहीं होती तुम दोनों यहीं खड़ी रहोगी, एक पल के लिए भी नहीं बैठोगी, और ना ही कुछ खाओगी और ना ही कुछ पी सकती हो। इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी तुम दोनों की टांगें तोड़ दूं, ताकि बिना ज़रूरत अकेले घर से बाहर ना निकलो, और ये फैशन के नाम पर जो बेहूदगी हो रही है ना, ये भी ना हो। आखिर में कहते हुए उसने मुस्कान के पाँव की ओर इशारा किया था तो मुस्कान शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका गई। थोड़ी देर में उसका सेक्रेटरी अंदर आया और शिवांश को मीटिंग का शेड्यूल बताने लगा। मुस्कान और किरण एक कोने पर किसी बेकार चीज़ की तरह खड़ी हो गईं। तुम यहीं पर रहो और इनकी निगरानी करो। जब तक मैं नहीं आता ये बैठ नहीं सकती हैं और ना कुछ खा पी सकती हैं। शिवांश ने अपनी सेक्रेटरी को कहा और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसका सेक्रेटरी वहीं सोफे पर बैठता अपना काम करने लगा। हमारी भी यार कोई इज्जत है। अब तुम्हारा भाई अपने नौकरों के सामने भी हमें यूँ बेइज्जत करेगा। मुस्कान का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर गुजरे, पर किरण ने सिर्फ घूरने पर बस किया। अब मुझसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। किरण, मैं बैठने वाली हूँ। वैसे भी ये नौकर है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कहे। कहने के साथ ही वो सोफे पर बैठने लगी जब सेक्रेटरी ने पलटकर उसे देखा, और वो उतनी ही तेजी से वापस खड़ी हुई थी। किरण ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। जानती थी सेक्रेटरी का डर नहीं था, शिवांश सिंघानिया के गुस्से से उसके पटाखा दोस्त की जान निकलती थी। 1 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद शिवांश सिंघानिया वापस ऑफिस में दाखिल हुआ। 1 कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ, सेक्रेटरी को कहते हुए वो अपनी जगह पर बैठा। जब नज़र सर झुकाए खड़ी किरण और मुस्कान पर पड़ी। आगे आओ तुम दोनों, शिवांश ने गुस्से से कहा तो वो दोनों फौरन आगे आईं।
मैं जानता हूँ ये बाहर अकेले बदमाश लड़कियों की तरह घूमने का प्लान यकीनन मुस्कान मैडम का था। पर किरण, तुम्हारे पर क्यों निकल रहे हैं? वो तो सदा की ही नालायक थी, तुम ही कुछ अपनी इज्जत का ख्याल करो, शिवांश ने किरण से कहा। तो मुस्कान के माथे पर बल पड़ा। अपनी बहनें सबको शरीफ लगती हैं। उसकी बड़बड़ाहट किरण के कानों तक पहुंची थी। क्या कहा तुमने? शिवांश ने गुस्से से पूछा। उसे मुस्कान के मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने वाली आदत से सख्त नफरत थी। कुछ नहीं शिवांश भाई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुस्कान ने जल्दी से कहा। तो शिवांश ने उसे घूरा। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी बहन से दूर रहो। मैं नहीं चाहता ये तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे रंग में रंग जाए। शब्द काफ़ी कड़वे थे, पर मुस्कान पर उन शब्दों का असर नहीं हुआ था। शिवांश भाई, इजाज़त हो तो बैठ जाएं, टांगें दुख गई हैं। मुस्कान की जबान में फिर से खुजली हुई थी। ज़रूरत नहीं, मेरी एक और अर्जेंट मीटिंग आ गई है, देर लगेगी। ड्राइवर को बोल दिया है तुम दोनों को घर छोड़ देगा। अब जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो उठ गया था और वो दोनों ऑफिस से ऐसे भागी जैसे किसी जेल से छूटकर भागी हों। अरे यार, बस पकड़े गए थे। पता नहीं ये खड़ूस जल्लाद शिवांश हर जगह क्यों टपक पड़ता है। मुस्कान अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी जब उसकी दोस्त ने एक जोरदार कहकहा लगाया था। अच्छा छोड़ो शिवांश को, कभी मेरे साथ बाहर चलने का प्लान बनाओ, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा आज़ादी किसे कहते हैं, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मुस्कान की दोस्त के कहने पर मुस्कान का मुंह बिगड़ा। तुम जानती हो मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं, और बगैर इजाज़त तो मैं किरण के साथ हिम्मत करके चली जाती हूँ, पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मुस्कान ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तुम नाराज़ मत हो रिया, एक बार मेरी शादी सिद्धार्थ से हो जाए, उसने कहा है वो मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। मुस्कान ने दूर से आते सिद्धार्थ को देखा और फ़ोन काट दिया। सिद्धार्थ उनका पड़ोसी था, कुछ ही घर छोड़कर सिद्धार्थ का घर था। बचपन की दोस्ती थी और धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। सिद्धार्थ ने ये बात अपनी माँ को बता रखी थी कि वो मुस्कान को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अभी तक ये बात बड़ों के बीच तय नहीं हुई थी। वो जो सिद्धार्थ के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन उसे दादाजी के कमरे की ओर जाते देखकर मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। शिवांश, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपने लैपटॉप पर बिजी था जब नंदिनी जी कमरे में दाखिल हुई। जी मम्मा बैठें। शिवांश ने लैपटॉप बंद करते एक तरफ रखा। इस पूरी हवेली की बागडोर तुमने बहुत अच्छे से संभाल रखी है बेटा, और हमारे गांव की जिम्मेदारी भी तुमने अपने कंधों पर उठा रखी है। पूरा गांव तुम्हारे फैसलों से बहुत खुश है और तुम्हारा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बल्कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हो। नंदिनी जी की बात पर शिवांश ने नरमी से उनका हाथ थामा। आप कुछ भी कहने के लिए इतना सोच विचार क्यों कर रही हैं मामा? जो बात है साफ कहें। शिवांश के कहने पर नंदिनी जी ने गहरी सांस ली। मैं किरण की शादी करना चाहती हूँ। उनके कहने पर शिवांश ने समझते हुए सर हिलाया। बहुत अच्छी बात है, शिवांश ने खुशदिली से कहा। तुम्हारी मर्जी को देखते हुए हमने तुम्हारी कम उम्र में मंगनी नहीं की शिवांश, लेकिन अब तुम 28 साल के हो गए हो और मुझे किरण से पहले तुम्हारी शादी करनी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बात पर सीरियस हो? नंदिनी जी ने पूछा। जी सीरियस हूँ। शिवांश के कहने पर उन्होंने सुकून की सांस ली। तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, वरना मैं 2-3 लड़कियाँ नज़र में रखी हैं, तुम्हें दिखा दूंगी, फिर तुम पसंद करके बता देना। नंदिनी जी ने खुशी से पूछा। मुझे एक हफ्ते का वक्त दे मम्मा, मेरी नज़र में एक लड़की है, लेकिन मैं एक बार अपने फैसले पर सोच विचार करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते का मतलब 1 हफ्ता है शिवांश, वरना मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। नंदिनी जी के कहने पर शिवांश ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। नंदिनी जी उसके सर पर हाथ फेरते कमरे से निकल गईं, जबकि शिवांश बेड से टेक लगाकर बैठ गया। दोपहर का मंजर याद आया। मुस्कान बिना दुपट्टे के मॉल में घूम रही थी और उसके तन बदन में गुस्सा सा फैल गया था। शिवांश अपनी शॉल कंधे पर फैलाता खड़ा हुआ। मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा था और वो ठंडी हवा खाने के इरादे से बाहर बालकनी में आते गहरी सांसें लेने लगा। वो किसी को पसंद नहीं करता था, पर उसकी नज़रों को मुस्कान भाती थी। उससे 6 साल छोटी थी। वो हर वो काम करती जिससे शिवांश सिंघानिया को चिढ़ थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़रों को वो अच्छी लगती थी। अपनी हालत पर झुंझलाते कभी वो अपनी झुंझलाहट गुस्से की सूरत में मुस्कान पर निकालता था। मुस्कान एक अनाथ बच्ची थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। शिवांश के दादा सूरज भान एक अनाथ आश्रम चलाते थे। उनके अनाथ आश्रम में बहुत सारे अनाथ बच्चे पल रहे थे। उन्हीं में से एक मुस्कान भी थी। सिर्फ 6 महीने की थी जब उसे कोई अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था
और अनाथ मासूम बच्चों की तरह मुस्कान को भी अनाथ आश्रम में पनाह मिली। धीरे धीरे मुस्कान वहीं अनाथ आश्रम में पलने लगी और 2 साल की हो चुकी थी जब एक दिन 3 साल की किरण अपने दादा के साथ अनाथ आश्रम में आई थी। उसे वो सुनहरी आंखों वाली मुस्कान बहुत अच्छी लगी थी और किरण ने मुस्कान से दोस्ती कर ली। ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि अब किरण को मुस्कान के बिना चैन नहीं मिलता। वो रोज मुस्कान के लिए रोती और तब सूरज भांजी रोज किरण को अपने साथ अनाथ आश्रम में लाते थे और किरण मुस्कान के साथ पूरा पूरा दिन खेलती थी। और एक दिन मुस्कान को गोद लेने के लिए एक फैमिली आई थी और जब किरण को पता चला तो उसने रो रो कर पूरा घर अपने सर पर उठा लिया था। उस वक्त मुस्कान 5 साल की और किरण 6 साल की हो चुकी थी। उसने इस बात को अपने दिल पर इतना लगा लिया कि उसे तेज बुखार हो गया था। वो बेहोशी में भी मुस्कान का नाम ही पुकार रही थी और तब सूरज भांजी ने मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली में रख लिया, अपनी पोती बनाकर। और मुस्कान की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे हवेली में भी भरपूर प्यार मिला। अगर मैं मुस्कान से शादी कर लूँ तो उसके दिमाग में पहला और आखिरी ख्याल ही मुस्कान का आया था और फिर वो अपने सवाल पर खुद ही मुस्कुराने लगा। लेकिन उसकी हरकतें वो मुझे बहुत परेशान करती है। शिवांश ने बेचैनी से पहलू बदला लेकिन होंठ एक बार फिर मुस्कुराए थे। अगर सिर्फ मुझे परेशान करेगी तो अच्छी लगेगी। और रही बात संस्कारों की रहने की तो शादी के बाद हर लड़की का फैशन सिर्फ अपने पति तक सीमित हो जाता है। अगर वो मेरे सामने मॉडर्न ड्रेसिंग करती है तो मुझे कोई इशू नहीं। उसने जैसे खुद को समझाने की कोशिश की थी और फिर अंदर कमरे में आ गया। वो अभी अपने फैसले पर और गौर करने का इरादा रखता था। अगले दिन शिवांश ऑफिस से जल्दी फ्री हुआ जब गाड़ी मुस्कान की यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ मोड़ दी। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मुस्कान के डिपार्टमेंट के करीब गाड़ी रोकते वो गाड़ी से बाहर निकला था। सफ़ेद रंगत धूप की वजह से लाल होने लगी थी। आंखों पर लगे ब्राउन सनग्लासेस उसकी पर्सनालिटी पर 4 चांद लगा रहे थे। कुछ देर के बाद उसे मुस्कान डिपार्टमेंट से बाहर आती नजर आई। दुपट्टा वैसे ही लापरवाही से एक कंधे पर झूल रहा था। चेहरे पर कुछ आवारा लटें बिखरी थीं। उसका हुस्न ऐसा था जैसे हाथ लगाओ तो मैला हो जाए। पर मुस्कान के साथ चलती लड़की को देखकर शिवांश के माथे पर कई बल पड़े। वो लड़की मॉडर्न जीन्स और टाइट हाफ स्लीव टी शर्ट में थी। उस लड़की के वजूद के सारे उभार दिखाई दे रहे थे। टॉप इतना शॉर्ट था जो मुश्किल से उस लड़की की धड़कनों को छुपाए हुए था। बाकी उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। बहुत हैंडसम और हॉट बंदा खड़ा है सामने, रुको एक ट्राई मार कर आती हूँ। मुस्कान के साथ चलती रिया कहते हुए शिवांश की तरफ बढ़ी थी। जबकि मुस्कान की निगाहें शिवांश पर पड़ी तो सांसें गले में अटक गईं। जल्दी से दुपट्टा सही करते उसने रिया को रोकने की कोशिश की ताकि उसे बता सके कि वो कौन है, पर देर हो चुकी थी। रिया शिवांश के करीब पहुंच चुकी थी। हेलो, माई सेल्फ रिया करण। रिया ने शिवांश की तरफ हाथ बढ़ाया जबकि मुस्कान अपने चेहरे पर हाथ रखती अपना चेहरा छुपाने लगी। दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। शिवांश ने गुस्से से पूछा। उसे इस तरह की लिबरल लड़कियों से नफरत थी। वेरी रूड, रिया ने तारीफ करने वाले अंदाज में कहा जब शिवांश ने मुस्कान की तरफ इशारा किया जो मुंह छुपाने में बिजी थी। अरे वो लड़की, उसको छोड़ दो, वो इस टाइप की लड़की नहीं है, काफ़ी बोर और आंटी टाइप की है। रिया ने शिवांश का इशारा देखा जबकि मुस्कान सर झुकाए गाड़ी की तरफ आते गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अब फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। रिया ने उसे हैरत से देखा जबकि मुस्कान ने उसे गुस्से से घूरा था। आप मुस्कान को जानते हैं? आई गेस आप जरूर शिवांश सिंघानिया होंगे। रिया ने जल्दी से खुद को संभालते हुए बेहद खुशी से कहा। पर शिवांश बिना जवाब दिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। कौन थी ये लड़की? शिवांश ने गुस्सा बर्दाश्त करते पूछा। इतनी सी देर में उसके दिमाग की नसें उभर चुकी थीं। क्लास फेलो है शिवांश भाई, और दोस्त भी। मुस्कान के कहने पर शिवांश के माथे के बल और भी गहरे हुए। इसीलिए तो तुम्हारी हरकतें बिगड़ती जा रही हैं। बागी हो रही हो तुम्हारी संगत ही खराब है। मुस्कान, इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर इंसान को अच्छे बुरे की पहचान ना हो। शिवांश ने गाड़ी ड्राइव करते हुए एक नज़र मुस्कान को देखा। आज उसका अंदाज हमेशा की बजाय काफ़ी नरम था। वो ऐसी नहीं है शिवांश भाई, बहुत शरीफ लड़की है। आप सिर्फ उसके बाहरी हुलिये से जज। वो बोल रही थी जब शिवांश ने उसकी बात सख्ती से काटी। तुम दोबारा उस लड़की के साथ दोस्ती नहीं रखोगी और ना ही उसके साथ बैठोगी। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा कि वो तुम्हें उस लड़की से दूर रखें और तुम्हारा सेक्शन ही चेंज कर दें। शिवांश के कहने पर वो मुंह खोले शिवांश को देखने लगी। वो होता कौन था उसके पर्सनल मामलों में दखल देने वाला? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं किससे दोस्ती रखूं और किससे नहीं।
वो बुरी तरह झुंझलाई थी। शट अप, तुम उस लड़की से दोस्ती नहीं रखोगी। बस उस लड़की से क्या, तुम्हें यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की से दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं। पढ़ने आती हो तो पढ़ने पर ध्यान दो। उसे बहस करते देख शिवांश ने उसे गुस्से से डांटा था तो वो होंठ चबाती अपने आंसू रोकने लगी। उसके अचानक खामोशी पर शिवांश ने अपने माथे पर हाथ फेरते उसे तिरछी नज़रों से देखा था। आइसक्रीम खाओगी? शिवांश ने नरमी से पूछा। नहीं, मुस्कान ने रूखे से कहते चेहरा मोड़ लिया। लंच करें तुम्हारे पसंदीदा होटल में? शिवांश ने फिर पूछा। मुस्कान के इस बार इनकार पर शिवांश होंठ भींच कर रह गया। उस वक्त उसे ज़्यादा मनाना यानी उसे सही साबित करना था। वो घर लौटते ही गाड़ी से उतरती अंदर की तरफ भागी थी। अपने कमरे में जाते दरवाज़ा जोर से बंद किया। बेड पर औंधे मुंह गिरते, तकिए में मुंह छुपाते कई आंसू उसकी आंख से गिरे थे। रिया बिल्कुल ठीक कहती है कि ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जाहिल और दकियानूसी हैं। इनका बस नहीं चलता कि मेरी सांसों पर भी पहरा बिठा दें। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मैं जो करूं। बालिग हूं, कौन होता है कोई मुझ पर पाबंदी लगाने वाला। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। न जाने रिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस शिवांश बदतमीज ने तो मेरी नाक कटवा दी। जहर लगता है ये इंसान मुझे। न जाने इसकी बीवी का क्या हाल होगा, कैसे बर्दाश्त करेगी इसको। जाहिल गबार कहीं का। वो फिर से वापस चेहरा तकिए पर छुपा गई थी। कमरे में बैठी वो किताब पढ़ने में बिजी थी जब किरण खुशी से चहकती मुस्कान के कमरे में आई। तुम्हें पता है शालिनी आंटी आ रही हैं। सुनने में आया है कि सिद्धार्थ का रिश्ता लेकर आ रही हैं, किरण ने खुशी से कहा। तो मुस्कान का दिल जोर से धड़क उठा। होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मुस्कान ने निगाहें चुराते हुए कहा। मुस्कान, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि शालिनी आंटी किसका रिश्ता ला रही हैं? किरण ने गुमसुम अंदाज में पूछा। नहीं किरण, मुझे कैसे पता होगा। मुस्कान के नाम में सर हिलाने पर किरण उसे तैयार होने का कहकर कमरे से निकल गई। मुस्कान ने खड़े होते कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन उठाते रिया को कॉल लगाई। कुछ घंटे के बाद कॉल उठा ली गई। हेलो रिया, आज शालिनी आंटी सिद्धार्थ के लिए मेरा रिश्ता ला रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यार, काश इस वक्त तुम मेरे पास होती। वो खुशी से गोल गोल घूमती बोली। उफ, तुम पागल हो मुस्कान, अपनी बर्बादी की खुशी मना रही हो। शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी घरदारी में उलझ कर रह जाती है। इससे तो अच्छा था तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर चूल्हा चौका देखती। रिया ने कहते कहते फ़ोन काट दिया जबकि मुस्कान हैरत से अपने फ़ोन को देखने लगी। फिर नज़रअंदाज करते हुए अपने लिए अच्छे से कपड़े निकालने लगी। वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। मामा, शालिनी आंटी क्यों आ रही हैं? किचन में नंदिनी जी को इतने सारे पकवान बनाते देखकर उसने आम से अंदाज में पूछा था। ये कैसा सवाल है किरण कि क्यों आ रही हैं? तुम्हारे दादाजी ने बुलाया है, उनका कोई बहुत ज़रूरी काम है, बस वही करने आ रही हैं। नंदिनी जी ने सलाद काटते हुए कहा और पतीले में चम्मच घुमाया। मम्मा, मैं तैयार हो जाती हूँ, किरण कहते हुए पलटने लगी जब नंदिनी जी की पुकार पर रुकी। किस खुशी में तैयार हो रही हो? वो हैरान हुई। ऐसे ही मामा, दिल कर रहा है, मुस्कुराकर कहती वो किचन से निकल गई। नंदिनी जी के होंठ मुस्कुराने लगे। सूरज भान जी ने नंदिनी जी को बताया था कि शालिनी अपने बेटे सिद्धार्थ आर्या के लिए रिश्ता लेकर आ रही थी। उनके दिमाग में पहला ख्याल किरण का ही आया था क्योंकि वो किरण की पसंद से अच्छी तरह परिचित थीं। किरण सिद्धार्थ को पसंद करती थी। इस ख्याल को सोचते हुए वो सूरज भान जी से ये पूछना ही भूल गई कि वो किसके लिए रिश्ता लेकर आ रही है, क्योंकि हवेली में सिर्फ किरण ही तो नहीं थी, मुस्कान भी तो थी। वो बस सुबह से खाने पकाने के इंतजाम में लगी हुई थी। अरे नंदिनी भाभी, आप अकेले ही काम कर रही हैं, मुझे बुला लेती, हम दोनों मिलकर कर लेते। ये प्रिया जी थीं, नंदिनी जी की देवरानी। प्रिया जी के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन भगवान जी ने उन्हें बहुत बड़ा दुख दिया था, ऐसा दुख जिससे वो जिंदगी भर उभर नहीं सकती थीं। जब उनके बच्चे 10 साल के हुए तो उन्हें एक ऐसी अनोखी लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। दोनों जुड़वा थे, इसीलिए ये बीमारी उनकी पैदाइशी थी और दोनों एक साथ इस बीमारी से जूझते हुए एक ही दिन इस दुनिया से चले गए थे और तब से वो दोबारा माँ नहीं बनी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने मुस्कान के साथ अपना दिल बहलाना शुरू कर दिया था और इस हवेली में सबसे ज़्यादा मुस्कान को प्यार करने वाली प्रिया जी ही थी, क्योंकि मुस्कान के साथ में उनकी ममता को थोड़ा सा सुकून मिला था। अरे प्रिया, ये किचन का काम मैं देख लूँगी, तुम बस बाहर की सफाई और सेटिंग वगैरह चेंज करवा लो, नंदिनी जी ने जल्दबाजी में कहा। क्या बात है नंदिनी भाभी, शालिनी कौन सा पहली बार हमारे घर आ रही है जो इतना इंतजाम? प्रिया जी ने नासमझी से पूछा। इस बार वो ख़ास मकसद के लिए आ रही है प्रिया, किरण के रिश्ते के लिए आ रही हैं और मैं नहीं चाहती कोई भी कमी रहे।
नंदिनी जी खुशी से बोली तो प्रिया जी मुस्कुराती हुई किचन से बाहर निकल गईं। वो नौकरानी से लॉन्ज और ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करने का कहती मुस्कान के कमरे की ओर बढ़ी, क्योंकि वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी कमरे में बंद थी। ये इतनी तैयारी किस खुशी में? प्रिया जी ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। शालिनी आंटी आ रही है ना, इसीलिए तैयार हुई थी। मुस्कान ने बालों में कंघा करते हुए खुशी से कहा। तो शालिनी आंटी तो पहले भी आती थीं, आज इतनी तैयारी की खास वजह? किरण के रिश्ते के लिए आ रही हैं मुस्कान, तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं, प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुस्कान की मुस्कान सिमट गई थी। आपको ये किसने कहा कि शालिनी आंटी किरण के रिश्ते के लिए आ रही हैं? मुस्कान ने जल्दी से प्रिया जी के सामने आते हुए पूछा। अभी नंदिनी भाभी ने बताया है, प्रिया जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। और अब वो मुस्कान का हाथ थामते बेड पर बैठी थी। मुस्कान ने गहरी सांस ली। लेकिन आंटी मेरी बात गौर से सुने, जरूर नंदिनी आंटी को गलतफहमी हुई है। शालिनी आंटी किरण के रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि शालिनी आंटी मेरे और सिद्धार्थ के रिश्ते के लिए आ रही हैं, मुस्कान ने बताया। तो वो ना समझी से उसे देखने लगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? कहीं तुम? प्रिया जी के माथे पर अचानक बल पड़े। ओफ आंटी जी, शालिनी आंटी मेरे ही रिश्ते के लिए आ रही हैं। सिद्धार्थ मुझे पसंद करता है और मैं भी सिद्धार्थ को पसंद करती हूँ। बस आपसे मेरी विनती है, प्लीज़ रिश्ते के लिए इनकार मत करना और ना ही सोचने का वक्त लीजिएगा। अगर आपने सोचने का वक्त लिया ना तो मुझे यकीन है नंदिनी आंटी कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देंगी। अगर उन्होंने ये सोच लिया है कि शालिनी आंटी किरण के रिश्ते के लिए आ रही हैं तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि शालिनी आंटी मेरा रिश्ता मांगें। इसलिए आप बस अंकल जी से बात कर लें कि वो फ़ौरन हाँ कर दें। प्लीज़ प्लीज़ आंटी जी, वो उनसे जिद करते हुए बोली। और उसे उम्मीद थी कि प्रिया जी उसकी बात ज़रूर सुनेंगी। आखिर बचपन से उसने सबसे ज़्यादा ममता प्रिया जी और उनके पति अजय जी से ही बटोरी थी। दोनों अपने बच्चों के जाने के बाद मुस्कान को ही अपनी बेटी समझने लगे थे, जबकि प्रिया जी तो उससे मुंह खोले हैरत से देख रही थीं। तो तुमने मुझे बताया नहीं मुस्कान कि तुम और सिद्धार्थ एक दूसरे को पसंद करते हो? मैं तो तुम लोगों की दोस्ती को। प्रिया जी अफसोस से उसे देख रही थीं। कुछ गलत नहीं किया आंटी जी, हमने कभी कोई गलत बात भी नहीं की, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए बस मुझे उसने कहा कि वो मेरा रिश्ता लाना चाहता है और मैंने हाँ कर दी। शादी तो आपको मेरी करनी ही है ना? और जब सिद्धार्थ मेरा रिश्ता ला रहा है तो प्लीज़ इनकार मत करिएगा, मुस्कान ने उम्मीद भरे अंदाज में कहा। मुस्कान के कहने पर प्रिया जी ने गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे से निकल गईं। उनका दिल बैठा जा रहा था। नंदिनी जी तो खुशी से तैयारी में लगी थीं। ये सोचकर उनका दिल हौलने लगा कि जब शालिनी किरण की जगह मुस्कान का रिश्ता मांगेंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तुम कहाँ जा रहे हो शिवांश? नंदिनी जी किचन से निकली तो शिवांश को बाहर जाते देखते हुए फौरन उसके पास आई। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और शालिनी जी घर पहुँचने ही वाली थीं। जरूरी काम से जा रहा हूँ मम्मा, शिवांश ने फ़ोन देखते बिजी अंदाज में कहा। ऐसे कैसे जा सकते हो? आज बहुत ख़ास दिन है, शालिनी आ रही है, मैंने तुम्हें बताया था ना। और ऐसे मौके पर भाई का होना ज़रूरी होता है। बहन के रिश्ते के होते वक्त उन्होंने शिवांश को कहा तो शिवांश उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। मम्मा, रिश्ता कहीं बहुत दूर से नहीं आ रहा, सिद्धार्थ देखा भाला है मेरा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ, आप परेशान मत हो। ये कहते हुए वो उनका आशीर्वाद लेता हुआ बाहर निकल गया। नंदिनी जी भी वापस किचन में चली गईं। शालिनी जी आई तो सब उनसे पहले से भी ज़्यादा अच्छे से मिले थे। किरण वाइट फ्रॉक में खूबसूरती से तैयार होकर नीचे आई थी। शालिनी जी ने उसकी बलाएं ली। ये मंजर देखकर नंदिनी जी का दिल खुशी से फूल गया, जबकि बराबर में बैठी प्रिया जी का दिल और भी हौलने लगा। उन्होंने अपने माथे पर आया अनदेखा पसीना साफ किया। प्रिया, मुस्कान कहाँ है? दिख नहीं रही, शालिनी जी ने नरम शब्दों में पूछा। सो रही होगी, उसे घरेलू घरदारियों से कोई लेना देना नहीं है। बस यूनिवर्सिटी जाती है, वापस आकर सो जाती है, खाती है और फिर दोबारा से फिर सो जाती है। नंदिनी जी ने हंसते हुए एक एक करके उसकी बुराई गिनवाई थी। प्रिया जी को अच्छा नहीं लगा था, वहीं शालिनी जी भी खामोश हो गई थी। अभी कुछ ही पल गुजरे थे जब मुस्कान सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई थी। काली फ्रॉक पहने, बाल कमर पर खुले छोड़े हुए थे, आंखों में काजल। इतनी सी तैयारी में ही वो गजब ढा रही थी। प्रिया, रिश्ता तो किरण का आया है ना, फिर ये मुस्कान इस तरह तैयार क्यों हुई है? नंदिनी जी ने नासमझी से प्रिया जी से पूछा। किरण उसकी दोस्त है, खुश होगी किरण की खुशी में, और सबको सबकी खुशी में खुश होना चाहिए, प्रिया जी ने कहा, जबकि नंदिनी जी ने भी धीरे से मुस्कुरा दिया। हाँ, बात तो ठीक है,
मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उन्होंने धीमी आवाज़ में प्रिया जी से कहा। तो प्रिया जी मुश्किल से मुस्कुराईं। इतने में दादाजी भी आ गए और प्रिया जी और नंदिनी जी के पति भी आ गए। इधर उधर की बातें शुरू हुईं। उसके बाद खाने की टेबल लगाई गई। सब खाने की टेबल पर बैठे थे। शालिनी जी की निगाहें बार बार मुस्कान की तरफ उठ रही थीं। मुस्कान निगाहें झुकाए खाना खाने में बिजी थी। आंटी, ये आप पनीर टिक्का ट्राई करें ना, आपको बहुत पसंद आएगा। किरण ने पनीर टिक्का शालिनी जी की तरफ बढ़ाया तो शालिनी जी ने मुस्कुराकर प्लेट थाम ली। मैं यहाँ एक ख़ास मकसद के लिए आई थी। मैं वो अपना मकसद अंकल जी के आगे पहले ही रख चुकी हूँ, लेकिन आप सबके आगे रखना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ सिद्धार्थ के रिश्ते के लिए आई थी। उन्होंने बात शुरू की तो किरण का चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा, जबकि मुस्कान का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा। बोलो शालिनी, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि बीच में किसी भी तरह की झिझक आए। हमारा तुम्हारा आना जाना तो सालों का पुराना है। बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं हम लोग, सुरेश जी ने खुशी से कहा। तो किरण, जो कि किरण के पिताजी थे, मैं अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए मुस्कान का हाथ मांगना चाहती हूँ। मुझे मुस्कान शुरू से ही सिद्धार्थ के लिए बहुत पसंद है, पर मैंने कभी अपनी राय का इजहार नहीं किया क्योंकि बच्चे छोटे थे। पर अब मुझे लगता है कि हमें शादी कर देनी चाहिए, यही सही वक्त होता है। शालिनी जी के कहने पर नंदिनी जी को एक हिच्चू सा लगा। प्रिया जी उनकी पीठ थपकने लगी। सब उनकी तरफ देख रहे थे। सॉरी, खाने में ज़्यादा मिर्ची थी शायद, नंदिनी जी कहते हुए टेबल से उठी थी, जबकि किरण का गुलनार होता चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसके लिए यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था। मैं मम्मा को देख कर आती हूँ, ये कहते हुए वो फ़ौरन खड़ी हुई थी और कमरे से बाहर निकल गई। शालिनी जी को ये सब कुछ अजीब लगा था, जबकि प्रिया जी सब कुछ समझ रही थीं। मुस्कान की निगाहें ऊपर उठने से इनकारी थीं। मुझे लगता है नंदिनी भाभी को मेरी बात पसंद नहीं आई, शालिनी जी ने अफसोस से कहा। ऐसा कुछ नहीं है शालिनी, मैं नंदिनी को पहले से ही बता चुका था कि तुम रिश्ते के लिए आ रही हो। उसे कोई ऐतराज़ नहीं था, दादाजी ने कहा। जब मुस्कान अपना चेहरा साफ करते हुई एक मुस्कुराती नज़र शालिनी जी पर डालते शर्माते हुए वहाँ से चली गई, जबकि प्रिया जी मुस्कुराने लगी थीं। उन्हें मुस्कान अपनी बेटियों की तरह प्यारी थी, तो उन्हें ये रिश्ता दिल से पसंद आया था, क्योंकि सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का था, बेहद समझदार और सुलझा हुआ। प्रिया जी अब और उनके पति अजय जी को भला और क्या ऐतराज़ हो सकता था। और फिर वहीं टेबल पर बैठे बैठे इस रिश्ते के लिए हाँ हो गई थी। किरण रोती हुई अपने कमरे में गई। बेड पर गिरते आंसू लड़ी की सूरत में उसकी आंखों से निकलने लगे। तभी नंदिनी जी कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर आईं। मामा प्लीज़ यहाँ से अभी चले जाएं, इस वक्त तो कोई बात मत करिएगा, किरण ने सख्ती से कहा। परेशान क्यों होती हो, मैं बात करूँगी ना तुम्हारे दादाजी से। देखना, मुस्कान का रिश्ता सिद्धार्थ से नहीं होगा, सिद्धार्थ का रिश्ता तुमसे ही होगा। तुम इस घर की बड़ी हो, तुम इस घर की असल बेटी हो, वो मुस्कान नहीं। और इस हवेली में जो खुशियाँ होंगी उन पर सबसे पहला हक तुम्हारा होगा। तो इस रिश्ते पर हक पहले तुम्हारा है, ना कि उस मुस्कान का। मैं बात करूँगी पापा जी से, और अगर सिद्धार्थ का रिश्ता तुमसे नहीं हुआ तो मुस्कान से भी नहीं होगा, नंदिनी जी ने सख्ती से कहा। अच्छा, जैसे आप कहेंगे। और घर वाले मुस्कान के रिश्ते से इनकार कर देंगे। आपने देखा नहीं था आंटी कितनी मोहब्बत से उसे देख रही थीं, और मुस्कान, वो जानबूझकर तैयार होकर आई थी, कितना शर्मा रही थी। ऐसा लगता था कि उसे इस बात की पहले से खबर थी। वो जो मुस्कान में अपना सुकून ढूंढा करती थी, वो उसकी जान हुआ करती थी। आज मोहब्बत की बात आई तो वो उसे पराई लगने लगी थी, अपनी दुश्मन लगने लगी थी। मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्कान और सिद्धार्थ एक दूसरे को पसंद करते हैं? वरना आप खुद सोचिए, मैं मुस्कान से बड़ी हूँ, इस घर की बड़ी बेटी हूँ, तो पहला हक तो मेरा हुआ ना। लेकिन शालिनी आंटी ने मुस्कान का रिश्ता क्यों मांगा? वो एकदम से चौंक कर बोली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है किरण, मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ की शादी तुमसे ही होगी। मैं बात करूँगी शालिनी से, उसे तो सिर्फ इस हवेली से रिश्ता करना है ना, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुमसे हो जाए। नंदिनी जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसे पुचकारा था। मामा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप जानती हैं ना मैं सिद्धार्थ को कितना पसंद करती हूँ। मैंने आज तक उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा, किरण ने भीगे शब्दों में कहा, और अपनी माँ के गले लगते रोने लगी। जबकि नंदिनी जी का दिमाग गुस्से से खौल रहा था। वो फैसला कर चुकी थी कि दादाजी से दो टूक बात करेंगी कि अगर सिद्धार्थ की शादी किरण से नहीं होती तो मुस्कान से भी नहीं होगी। अपनी बेटी का हक वो किसी अनाथ और पराई लड़की को नहीं लेने देंगी। आप पापा जी से बात करें सुरेश, आप बड़े हैं, पहला हक आपका है, आपकी बेटी का है। शालिनी ऐसे कैसे सिद्धार्थ का रिश्ता मांग सकती है?
नंदिनी जी कमरे में जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जबरदस्ती अपनी बेटी थोपोगी। उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे अपनी बहू बनाए। तुम्हें गलत फहमी हुई थी, बात खत्म। सुरेश जी ने बात खत्म कर दी, जबकि नंदिनी जी का गुस्सा और बड़ा था। सुरेश, आपके पिताजी ने उस पराई लड़की को मेरी बेटी का हक देकर, इस घर की असल बेटी का हक देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब जब शालिनी ने उनसे पहले ही बात कर रखी थी तो तुम्हारे पिताजी ने क्यों नहीं कहा कि पहला हक किरण का है? क्यों उन्होंने उस वक्त मना नहीं कर दिया? मेरी बेटी हर तरह से मुस्कान से बेहतर है। शर्म हया तो नाम के लिए भी नहीं है उस मुस्कान में। पता नहीं किसका खून होगी, फिर भी हमने उसे इस हवेली में रखा, उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें लड़कियों वाला कोई गुण नहीं है। कहते हैं ना कि खून अपना असल रंग जरूर दिखाता है। क्या पता उसकी माँ कैसी होगी, उसका बाप कैसा होगा, और तभी वो ऐसी है। बस मैं कुछ नहीं जानती। आप पिताजी से बात करें। अगर किरण की शादी सिद्धार्थ से नहीं होगी तो फिर मुस्कान से भी नहीं होगी। सुरेश जी ने गुस्से से अपनी बीबी को देखा और कमरे से निकल गए। कुछ देर के बाद वो वापस कमरे में लौटे तो नंदिनी जी फौरन उनके पीछे आईं। बात की आपने पिताजी से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जल्दबाजी में पूछा। नंदिनी, आपको गलतफहमी हुई थी। पापा जी ने आपको ये नहीं कहा था कि शालिनी किरण का रिश्ता ला रही है? ये सब कुछ तुमने खुद ही सोच लिया था। शालिनी का इरादा बहुत पहले से ही मुस्कान का रिश्ता लाने का था, क्योंकि सिद्धार्थ मुस्कान को पसंद करता है। ये रिश्ता शालिनी की मर्जी से ज़्यादा सिद्धार्थ की पसंद से हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ क्या करोगी? बस इसीलिए बहस मत करो। किरण के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मैं देख लूँगा अपनी बेटी के लिए सिद्धार्थ से भी अच्छा रिश्ता। और हाँ, किसी भी चीज़ में कोई बुराई निकालने की या किसी पर तंज करने की ज़रूरत नहीं। हर जगह रंग में भंग डालने वाली आदत तुम्हारी बहुत बुरी है। और तुमने मेरे सामने तो मुस्कान पर उंगली उठा दी। पापा जी के सामने मुस्कान पर उंगली बिल्कुल भी मत उठाना। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुस्कान और किरण में फ़र्क नहीं किया, सुरेश जी ने गुस्से से कहा था। जबकि नंदिनी जी भीगी आंखों से कमरे से निकल गई थीं। बाहर मिठाई के टोकरे रखे हुए थे। उनका दिल बुरी तरह जल रहा था जब उन्होंने फ़ोन कान से लगाए बाहर आते हुए मुस्कान को देखा। इन जैसी तेज लड़कियों को भी खूब आता है लड़कों को अपने पीछे नचाना, और एक मेरी मासूम बेटी है, अपनी मोहब्बत दिल में ही दबा कर रह गई, नंदिनी जी ने गुस्से से सोचा। शिवांश सिंघानिया की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो गाड़ी से बाहर निकला था जब उसकी निगाह लॉन में गोल गोल घूमती मुस्कान पर पड़ी थी। वो अपनी बाहें हवा में फैलाए गोल गोल घूम रही थी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। उस टाइम लॉन में अंधेरा था, लेकिन शिवांश को उसका वजूद चमकता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे धीरे चलता मुस्कान की तरफ आया था और दिल के हाथों मजबूर होते अचानक मुस्कान की कलाई पकड़ ली। मुस्कान जो गोल गोल घूमने में बिजी थी, हड़बड़ाकर रुकी। शिवांश को देखते ही चेहरे की सारी खुशी एक पल में फीकी पड़ी थी। शिवांश भी होश में लौटा था। यूं अपने आप को गिराना उसे गवारा नहीं था, इसलिए गला साफ करता माथे पर एक बनावटी वल डाला था। इतनी रात को लॉन में क्या करी हो? पीछे कमर पर हाथ बांधे हुए शिवांश ने पूछा। गर्मी लग रही थी इसलिए बाहर आ गई, मुस्कान ने नजरें झुकाए कहा। क्यों, तुम्हारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा? शिवांश ने अचंभे से पूछा। मुझे फ्रेश हवा चाहिए थी, मैं अब वापस अंदर जा रही हूँ। ये कहते हुए मुस्कान अंदर भागने लगी जब शिवांश ने दोबारा से उसकी कलाई पकड़ी थी। इस बार कलाई छुड़ाने के चक्कर में वो उसके करीब हुई थी। शिवांश भाई, घबराहट में उसके मुंह से निकला। तुम बाहर बैठ सकती हो, लेकिन सावधानी किया करो। यहाँ काफ़ी मर्द नौकर होते हैं, तुम्हें इस तरह कोई भी देख सकता है और इससे तुम्हारी इज्जत खराब हो सकती है। और वही लड़की अच्छी होती है जिसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, जो अपनी इज्जत को गैर मर्दों से छुपा कर रखती है। शिवांश ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसके चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। मुस्कान का दिल जोर से धड़का था। वो आंखें फैलाए शिवांश को देख रही थी, जबकि शिवांश मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया था। आज वो फैसला करके लौटा था कि आज वो अपनी माँ को मुस्कान के बारे में बता देगा। मुस्कान में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उसे रिजेक्ट किया जाता, बस अकल की और तमीज़ की थोड़ी सी कमी थी, जो शिवांश सिंघानिया उसे अपनी मोहब्बत से सिखा देता। खुद को समझता क्या है? ये क्यों हर जगह भूत की तरह टपक पड़ता है? भगवान जी, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, इससे मेरी जान छूटे। काश इतनी हिम्मत होती कि इसकी अकल ठिकाने लगा सकती। हे भगवान जी, इसको ऐसी पत्नी मिले जो ये गैरत के किस्से पढ़ता रहता है ना। इसकी नाक हमेशा ऊंची रहती है, ये नाक ही कट जाए, किसी मामले में टांग अड़ाने के काबिल ही ना रहे।
वो खुद से कहती हुई लॉन में बने झूले पर बैठ गई थी। शिवांश अंदर दाखिल हुआ तो नंदिनी जी मिठाई के डिब्बे समेट रही थीं, साथ में गुस्से से बड़बड़ा रही थीं। शिवांश आगे बढ़ा, नंदिनी जी के हाथ से मिठाई का डिब्बा लेते गुलाब जामुन उठाया। कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा, लगता है रिश्ता पक्का हो गया, शिवांश ने खुशी से कहा और गुलाब जामुन मुंह में रख लिया। हाँ, रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन किरण और सिद्धार्थ का नहीं, बल्कि मुस्कान और सिद्धार्थ का, उन्होंने गुस्से से कहा, जबकि शिवांश को एक जोरदार फंदा लगा। नंदिनी जी उसका कंधा थपकने लगी। तुम ठीक हो शिवांश? नंदिनी जी ने परेशानी से पूछा, जबकि वो उन्हें नासमझी से देखने लगा। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन था शिवांश, जब मुझे पता चला तुम्हारी बहन के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए शालिनी रिश्ता लेकर आई है। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है। घर के अंदर रहते हुए उस लड़की ने क्या गुल खिलाए हैं। दोनों के बीच आशिकी चल रही थी। नंदिनी जी ने गुस्से से जहर उगला, जबकि शिवांश पत्थर बना अपनी माँ को देखता रहा। फिर अचानक पलटा, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसने जोर से दरवाजे पर लात मारी। माथा बुरी तरह मसला। मुस्कान और सिद्धार्थ उसके मुंह से निकला। दिल में बुरी तरह चुभन हुई। काफ़ी देर तक कॉच पर बैठे वो जमीन को घूरता रहा। फिर गहरी सांस लेते अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो मुस्कान को पसंद करता था, पर पसंद कब इश्क में बदल गई थी उसका अंदाज़ा उसे अब हुआ था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये कहते हुए मुस्कान का ख्याल अपने दिमाग से झटकने लगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। नया नया मोहब्बत का कोंपल था जो उसके दिल में फूटा था, अभी तो और फैला हुआ मजबूत वृक्ष बनने वाला था। अगले दिन ही नंदिनी जी शालिनी जी के घर गई थी। उन्होंने शालिनी के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि उन्होंने किरण को नज़रअंदाज करके मुस्कान को अहमियत दी है, जिस पर शालिनी जी ने उनसे माफ़ी मांगी थी और उन्हें बताया कि सिद्धार्थ मुस्कान को पसंद करता है और ये अब से नहीं बल्कि बचपन से ही वो उसको पसंद करता है। वो बहुत पहले से जानती थी, मगर सिद्धार्थ पसंद ना करता तो किरण ही उनके घर की बहू बनती, लेकिन वो सिद्धार्थ को इनकार नहीं कर सकती थी। ये सुनकर नंदिनी जी अपना सा मुंह लेकर घर लौट आई थीं। कुछ देर के बाद किरण उनके कमरे में आई थी। मम्मा, आप आंटी के पास गई थी ना? आंटी ने क्या कहा? किरण ने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, इनकार कर दिया। उसका कहना है कि सिद्धार्थ मोहब्बत करता है और इस मामले में वो बेबस है। कितनी चालबाज है ना, कि हमारी नाक के नीचे ही इस लड़की ने सिद्धार्थ को फंसा लिया। नंदिनी जी अभी भी गुस्से में थी। उन सब में मुस्कान की कोई गलती नहीं मम्मा, उसको थोड़ी मालूम था कि मैं सिद्धार्थ को पसंद करती हूँ। पर मामा, मेरे दिमाग में ख्याल है, आप चाहें तो। किरण ने कहते कहते अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नंदिनी जी ने उसको सवालिया निगाहों से देखा। मामा, आप शिवांश भाई की शादी करना चाहती हैं ना? और दादाजी के साथ इस घर के सभी लोग सबसे ज़्यादा अहमियत शिवांश भाई को देते हैं। अगर आप शिवांश भाई के लिए मुस्कान का रिश्ता मांग लें तो मुझे यकीन है सिद्धार्थ पर शिवांश भाई को ही अहमियत दी जाएगी। दादाजी कभी भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुस्कान से बहुत प्यार करते हैं और ये तो उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात रहेगी कि मुस्कान हमेशा के लिए उनके सामने रहेगी इसी हवेली में। और जब दादाजी मान जाएंगे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। किरण के कहने पर नंदिनी जी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। तुम चाहती हो कि मैं उस अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बना लूं, जिसकी न माँ का पता है न बाप का, पता नहीं किसका गंदा खून है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी सिद्धार्थ से हो जाए और मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? नंदिनी जी ने गुस्से से कहा। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुस्कान का असल खून क्या है, ख़ानदान क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे घर पर रहकर पली बड़ी है और शादी के बाद उसकी वो बिगड़ी दोस्तें छूट जाएंगी तो आप यकीन करें वो बहुत अच्छी लड़की है, दिल की बहुत साफ और बहुत अच्छी। किरण ने अपनी माँ को समझाना चाहा, जो नंदिनी जी काफ़ी हद तक समझ भी गई थीं। पहले मैं शिवान से बात करूँगी, वो शायद किसी लड़की को पसंद करता है, वो क्या कहता है उसके बाद ही जवाब दूंगी। नंदिनी जी के कहने पर किरण खामोश हो गई। शाम को शिवांश के लौटते ही नंदिनी जी फ़ौरन चाय लेकर उसके कमरे में गई। शिवांश, तो तुमने क्या सोचा रिश्ते के बारे में? जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो कौन है बता दो, ताकि मैं उसके घर रिश्ता लेकर जा सकूं। नंदिनी जी ने कहा तो शिवांश ने गहरी सांस ली। मामा, मेरे पास कोई लड़की नहीं है और जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो कहीं और मंगनी कर चुकी है। अब आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, बस ध्यान रखिएगा लड़की बहुत ज़्यादा संस्कारी हो, उठने बैठने का उसे सलीका हो, पढ़ी लिखी हो, और बस कुछ नहीं चाहिए। शिवांश के कहने पर नंदिनी जी के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं।
वो तो मुस्कान के साथ उसका रिश्ता करने का सोच रही थी, पर जो जो खूबियाँ वो बता रहा था मुस्कान में एक भी खूबी नहीं थी। शिवांश, कोई भी लड़की शादी से पहले इतनी संस्कारी और इतनी समझदार नहीं हो सकती। शादी के बाद तो मोहब्बत से उससे डील करोगे तो वो तुम्हारे रंग में रंग जाएगी। बस तुम इतना विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ही पसंद करूंगी, जो इस घर के लिए भी अच्छी होगी। उनके कहने पर शिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, मोहब्बत से ढालना शायद आसान होता, अगर मोहब्बत होती तो। मुस्कान को भी तो उसने मोहब्बत से अपने रंग में ढालने का सोचा था। ठीक है मम्मा, जैसा आपको सही लगे। ये कहते शिवांश ने बात खत्म कर दी। नंदिनी जी का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। वो कमरे से निकलने लगी जब कुछ सोचते हुए रुकी। शिवांश, मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई करवानी थी, तुमने सुबह मना किया था इसलिए नहीं करवाई। नंदिनी जी ने कहा, मम्मा मैं फ़िलहाल बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम किरण के कमरे में जाकर आराम कर लो। वैसे भी वो तुम्हारी मासी की तरफ गई है, देर से आएगी। जब तक मैं तुम्हारे कमरे को भी सेट करवा दूंगी। नंदिनी जी ने कहा तो शिवांश कमरे से बाहर चला गया और नंदिनी जी नौकरानी को बुलाकर शिवांश के कमरे की सफाई करवाने लगी। किरण के कमरे में आते ही शिवांश ने एसी ऑन किया, कंबल सर पर ताना और बेड पर लेट गया। लाइट भी ऑफ कर दी। अभी शिवांश की आंख लगी एक ही पल हुआ था जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। ओह, तो किरण मैडम यहाँ सो रही हैं। लगता है रिजल्ट चेक नहीं किया तुमने। मुझे नालायक होने के ताने दे रही थी ना। देखो कितने हाई ग्रेड से मैंने सेमेस्टर क्लियर किया है। खुशी से अपने हाथ चूमती वो कमर पर हाथ रखकर किरण के कंबल में दुबके वजूद को देखते हुए कहने लगी। कल से न जाने क्यों किरण कमरे में दुबक कर बैठी थी, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि खाली नंदिनी जी को ही गलतफहमी नहीं हुई थी, बल्कि किरण को भी गलतफहमी हुई थी। उसे सिद्धार्थ के लिए किरण की पसंद का अंदाजा नहीं था। किरण, उसने धीरे से पुकारा पर कोई जवाब न आया। कुछ सोचते हुए वो मुंह पर हाथ रखते मुस्कुराई थी। अपनी आस्तीनें चढ़ाकर गहरी सांस ली और भागते हुए जोर से किरण के ऊपर कूद गई। कंबल में सोते शिवांश को लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उसने हड़बड़ाकर उठना चाहा, पर अपने ऊपर मौजूद वजूद का वजन महसूस करते पत्थर रह गया। किरण, तुम इतनी ठोस ठोस क्यों लग रही हो? कंबल के नीचे किरण का ठोस वजूद महसूस करते मुस्कान बड़बड़ाई थी। उसकी बड़बड़ाहट शिवांश ने आराम से सुनी थी। बेवकूफ़ लड़की, फौरन उठो मेरे ऊपर से, शिवांश गुस्से से चिल्लाया था। हे भगवान जी, मुझे तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे उस खड़ूस भाई जैसी क्यों लग रही है? खामोशी महसूस करके मुस्कान ने उसके ऊपर लेटे लेटे ही उसके चेहरे से कंबल हटाया था और किरण की जगह शिवांश का चेहरा देखते चीख मारते उसके ऊपर से नीचे गिरी थी। नहीं नहीं भगवान जी, हर बार ये भयानक इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होता है? नीचे गिरते वो आंखें बंद करके बोली थी, जबकि उसकी बड़बड़ाहट पर शिवांश सिंघानिया, जो अपना कंधा सहला रहा था, झटके से उठकर बैठा था। रिश्ता पक्का हो गया है तुम्हारा, शादी होने वाली है। अब तो थोड़ी तमीज और मेच्योरिटी का प्रदर्शन कर लो। शिवांश गुस्से से दांत पीस कर बोला था। मैंने अब क्या किया? वो मुंह बनाते हुए बोली। तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज़ है? शिवांश ने गुस्से से पूछा। मुस्कान, जो अपनी कोहनी मसल रही थी, शर्मिंदगी से शिवांश को देखने लगी। मैं समझी थी किरण है। खड़े होते हुए उसने निगाहें झुकाकर कहा, किरण भी थी तो तुम इस तरह उस पर कूदोगी? वो बेचारी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी उसकी। जरा अपने भारी भरकम वजूद को देखो और उस नाजुक सी किरण को देखो। शिवांश ने उसके भरे भरे वजूद पर तंज कसा था। शादी होने वाली है, अब तो अकल के नाखून ले लो। ये सब शादी के बाद नहीं चलता। न जाने क्यों आज उस पर गुस्सा करने का दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए अंदाज न चाहने के बावजूद नरम हो गया था और हमेशा की तरह वो उसका नरम अंदाज देखते हुए फैली थी। कुछ दिन की मेहमान हूँ शिवांश भाई, फिर इस घर से चली जाऊंगी, फिर आपको यही हरकतें याद आएंगी। शिवांश का नरम अंदाज देखते वो आज थोड़ा प्यार से बोली थी तो शिवांश के दिल में कुछ बुरी तरह चुभा था। या तो शायद वो हमेशा रहने वाली थी। तुम्हें गलतफहमी क्यों है कि तुम मुझे याद आओगी? एक बार तुमसे जान छूट जाए, फिर मैं बला टलने की खुशी में गरीबों को खाना खिलाऊंगा। शिवांश तंजिया अंदाज में बोला, जबकि मुस्कान को ये बात बुरी तरह दिल पर लगी थी। वो खामोशी से एक नज़र शिवांश को देखते वहाँ से निकलने लगी। जब शिवांश ने उसे बुलाया था, उसका यूँ खामोश हथियार डाल देना उसे पसंद नहीं आया था। दिल किया कि वो कुछ देर उससे और बहस करे, जैसे हमेशा करती थी। चुप क्यों हो गई? शिवांश ने सीरियसली पूछा। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं भी आपको पसंद नहीं करती। मेरा मतलब आपकी डांट को। मैंने हमेशा किरण की तरह आपको अपना भाई ही समझा, पर आपने मुझे कभी किरण की तरह अपनी बहन नहीं समझा। वो अफसोस से कहती कमरे से निकल गई।
उसकी बात पर शिवांश के होठों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। बिल्कुल ठीक कहकर गई थी वो। शिवांश ने उसे कभी अपनी बहन नहीं समझा था। नींद तो आनी नहीं थी, इसीलिए वो किरण के कमरे से बाहर निकल गया। ऐसे क्या अर्जेंट बात है नंदिनी कि तुमने सबको जमा कर लिया? राजेश जी ने परेशानी से पूछा। अपनी बीवी से उन्हें हमेशा ही डर महसूस होता था। कमरे में दादाजी के साथ प्रिया जी, अजय जी, सुरेश जी सब मौजूद थे। नंदिनी जी ने सबको जमा तो कर लिया था, पर अब बात करना मुश्किल हो रहा था। फिर गहरी सांस लेते खुद को बोलने के लिए तैयार किया। मैं यहाँ अपने शिवांश की बात करने आई हूँ। परसों शालिनी मुस्कान का रिश्ता मांग कर गई है और आप सबने हाँ कर दी बिना मशवरा मांगे। पर मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मुस्कान को हमेशा अपने शिवांश के लिए देखा है। अगर मुझे पता होता आप लोग मुस्कान के रिश्ते में इतनी जल्दबाजी करेंगे तो मैं पहले ही रिश्ता मांग लेती। नंदिनी जी के कहने पर सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। दादाजी के माथे पर बल पड़े। मुस्कान का पहला हक मेरा है पापा जी। 5 साल की थी तब आप मुस्कान को इस घर में लेकर आए थे। उस दिन से ही अपने बच्चों में और मुस्कान में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। मुझे वो बच्ची शुरू से ही बहुत पसंद थी, चुलबुली सी, नटखट सी। मैंने तो न जाने कब का सोच रखा था कि मैं इस शरारती और नटखट सी मुस्कान को अपनी बहू बनाऊंगी, ताकि मेरे घर में हर वक्त चहल पहल मची रहे। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नंदिनी, तुम्हारा दिमाग सही है? क्या बकवास कर रही हो? सुरेश जी उनके कान में धीरे से बोले और नंदिनी जी ने उन्हें खामोश रहने का इशारा कर दिया। ये बात पहले कर लेती भाभी, लेकिन अब तो हम शालिनी को हाँ कर चुके हैं, अजय जी ने अफसोस से कहा। तो हाँ ना में भी बदली जा सकती है अजय। रिश्ता ही हुआ है, कोई शादी तो नहीं हो गई ना? और ख़ानदान के अंदर मामला है, किसी को खबर नहीं होगी। शालिनी जी भी समझ जाएंगी। नंदिनी जी ने जैसे अपना फैसला सुनाया। बहू, अपना दिमाग जरा कम चलाओ। शिवांश हमें जान से प्यारा है, पर एक बार जबान देने के बाद हम मुकर नहीं सकते। हम मुस्कान का रिश्ता सिद्धार्थ से तय कर चुके हैं और दोबारा ऐसी बात सोचना भी मत। दादाजी ने नंदिनी जी को गुस्से से देखकर कहा, जबकि सुरेश जी भी अफसोस से अपनी बीवी को देखते कमरे से निकल गए। नंदिनी जी आंसू पोंछती कमरे में आई थीं। मिल गया सुकून। तमाशा लगाकर कितना मना किया था मैंने कि अपने दिमाग से ये बेकार के ख्याल निकाल दो। किरण के रिश्ते के लिए तुमने शिवांश का रिश्ता पेश कर दिया। तुमने रिश्तों की मर्यादा ही ख़त्म कर दी। गुस्से से कहते वो कमरे से निकल गए थे, जबकि एक और दुख नंदिनी जी के साथ जुड़ गया था कि सिद्धार्थ की अहमियत उनके बेटे से ज़्यादा थी। 2 दिन के बाद शालिनी जी दोबारा आई थीं सिद्धार्थ और मुस्कान की शादी की तारीख लेने, और इस बार नंदिनी जी ने कमरे से बाहर निकलने की तकलीफ नहीं उठाई थी। तो बस मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मेरी मुस्कान मुझे दे दो। इसी महीने की आखिरी तारीख को मैं शादी की डेट फाइनल कर लूँ, शालिनी जी ने कहा तो सब मुस्कुराने लगे। मुस्कान उनके पहलू में ही बैठी थी। शिवांश होंठों पर मुट्ठी रखे खामोशी से मुस्कान को देख रहा था। वो शर्मा रही थी और ये रूप उसने मुस्कान का पहली बार देखा था। तुम क्यों इतने खामोश बैठे हो शिवांश? शालिनी जी ने पूछा। मैं तो हमेशा से ही खामोश ही रहता हूँ आंटी जी, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर मुस्कान ने मुंह टेढ़ा कर लिया, जो शिवांश ने आराम से देखा था। सबकी रजामंदी से शादी तय हो चुकी थी। अगले दिन से ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। तुम यूनिवर्सिटी जाते हुए अपने बैग में मेकअप वगैरह कब से रखने लगी? मुस्कान कमरे में दाखिल होती उसे बैग में मेकअप का सामान रखते देख किरण ने पूछा। इतने दिनों में वो पहली बार मुस्कान के कमरे में आई थी। अरे यार जरा धीरे, कोई सुन लेगा। वो मेरी शादी होने वाली है ना, तो रिया ने मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तो हम यूनिवर्सिटी बंक करके वहाँ जाएंगे, वो खुशी से कह रही थी, जबकि किरण के माथे पर बल पड़े। तुम्हारी शादी होने वाली है मुस्कान, अब तो अकल का इस्तेमाल करो कुछ। यूँ छुप छुप कर जाने वाली हरकतें छोड़ दो, इस तरह घर बसाओगी? किरण का अंदाज आज बहुत कड़वा था। मुस्कान के माथे पर भी बल पड़ा। तुम्हारे साथ छुप छुप कर जाती थी, तब तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होता था, अब बहुत ऐतराज़ हो रहा है। मुस्कान के पूछने पर किरण ने गहरी सांस ली। मेरे साथ की बात और है, मैं तुम्हारी दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी हूँ। कभी बहन से कम नहीं समझा। और वो रिया, वो तो मेरे समझ में नहीं आती। तुमने उस बिगड़ी अमीरजादी से दोस्ती क्यों रखी है? न खुद कभी आबाद होगी, न तुम्हें होने देगी। किरण गुस्से से बोली। तो मुस्कान ने बैग बेड पर फेंका। आखिर तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा वो भाई मेरे सर पर कम है जो अब तुम भी सवार हो गई? उसने बहुत ही बदतमीजी से कहा था। मेरे भाई के बारे में तमीज़ से बात करो। वो गलत है कि तुम जैसी बदतमीज और जाहिल लड़की के पीछे परेशान होते हैं। किरण ने भी गुस्से से कहा था। आजकल उसे मुस्कान जहर से ज़्यादा बुरी लग रही थी।
ओह, तो मैं जाहिल हूँ तो क्यों तुम अपना मतलब निकलवाने के लिए मुझ जैसी जाहिल के पास आती थी। और मेहरबानी करो, न खुद को परेशान करो और अपने भाई से भी कहो कि वो भी मेरे पीछे परेशान न हो। मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी, जैसे चाहे गुजारूंगी। अपना बैग उठाते किरण को कहते वो कमरे से निकलने लगी कि दरवाजे पर कदम रोककर पलटी। किरण उसे ही देख रही थी। तुम्हें शौक होगा किरण, सबसे इजाजत मांगकर कहीं जाने का। तुम गुजारो अपनी जिंदगी गाय बैल की तरह, एक खूंटे से बंधकर, दूसरों के इशारे पर चलकर। मुझे कल भी जिंदगी आज़ाद पसंद थी और आगे भी मैं आज़ाद ही रहूंगी। वो बदतमीजी से बोली थी। किरण ने होंठ भींचे। मुझे फिक्र तुम्हारी नहीं, सिद्धार्थ की हो रही है, जिसकी शादी तुम जैसी लड़की से हो रही है। किरण के जहर उगलने पर मुस्कान ने कहा लगाया। ओ गॉड, मालूम हो गया है कि तुम्हारी दिलचस्पी थी उसमें, पर अब उसकी फिक्र करना बंद कर दो। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। अब समझ आया इतनी बकवास तुम किस जलन में कर रही थी। मुस्कुराते हुए अफसोस का इजहार करती वो कमरे से निकल गई, जबकि किरण वहीं बैठकर चेहरा हाथों में छुपा गई। नंदिनी जी जो कमरे के बाहर से गुजर रही थी, किरण की सिसकियां सुनकर रुकी थीं। मुस्कान के कमरे में किरण को देखकर वो हैरत से अंदर आईं। किरण, तुम यहाँ हो और रो रही हो? नंदिनी जी ने परेशानी से पूछा। उनके पीछे ही शिवांश भी कमरे में दाखिल हुआ था। मम्मा, मुझे मेरी सिद्धार्थ से मोहब्बत का ताना देकर गई है। किरण रोते हुए माँ के सीने से लग गई। उसकी निगाह पीछे खड़े शिवांश पर नहीं पड़ी थी। तुम उसके कमरे में क्यों आई थी? नंदिनी जी ने गुस्से से पूछा। बस मैं बाहर से गुजर रही थी। वो अपने बैग में कुछ मेकअप का सामान रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि यूनिवर्सिटी बंक करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। मैंने तो उसे मना किया था, क्योंकि उसकी दोस्त हद से ज़्यादा बिगड़ी हुई है। उसने नंदिनी जी को कहते पीछे खड़े शिवांश को देखा था। शिवांश के माथे पर गहरे बल पड़े थे। उसकी आवारगी मैं आज ही बंद करवाऊंगी। आज ही तुम्हारे दादाजी से बात करूंगी कि जितने दिन इस घर में इज्जत से गुजारना है गुजार ले, फिर चाहे तो अपना मुंह काला करती फिरे। आखिर को खून का असर तो दिखाएगी ही। उसकी बदमाशियों की वजह से लोग मेरी बेटी पर उंगलियां उठाएंगे। नंदिनी जी गुस्से से कहती खड़ी हुई थीं। शिवांश उन्हें रोकने उनके पीछे गया था। इत्तफाक से शालिनी जी और प्रिया जी भी वहां मौजूद थीं। नंदिनी जी के होठों पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई। एक तीर से दो निशान। उन्होंने शालिनी जी के सामने दादाजी को भी मुस्कान की हरकतें बताईं। प्रिया जी का चेहरा लाल हुआ था। दिल किया कि मुस्कान सामने हो तो उसे करारा थप्पड़ दें, जबकि शालिनी जी के माथे पर भी बल पड़े थे। आप समझाएं उसे, अच्छी और शरीफ लड़कियां ऐसे नहीं करती। इस तरह तो वो शादी के बाद भी अपनी मनमानी करेगी। शालिनी जी ने फिक्रमंदी से कहा था। तो प्रिया जी शर्मिंदगी से हाथ मसलने लगी, क्योंकि ज़्यादा उंगलियां उन्हीं की तरफ उठने वाली थीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्कान की परवरिश में प्रिया जी का हाथ था। उन्होंने अफसोस की नज़र नंदिनी जी पर डाली थी। कल तक मुस्कान पर अपना हक जता रही थी और आज उसके खिलाफ जहर उगल रही थी, क्योंकि उनका मतलब पूरा नहीं हुआ था। शिवांश, तुम मुस्कान को लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करूंगा, दादाजी ने फिक्रमंदी से कहा। शिवांश ने घड़ी में वक्त देखा। आज उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। उसके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। ठीक है दादाजी, मैं जाता हूँ, कहता हुआ वो बाहर निकला था। शिवांश की गाड़ी बाहर निकलते आगे पीछे गार्ड की गाड़ियां भी निकली थीं। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? पानी की बोतल मुंह तक ले जाते झटका लगने पर मुस्कान ने पूछा। उसकी दोस्त ने झटके से गाड़ी रोकी थी। ये तो वही है ना जो उस दिन तुम्हें लेने आया था? रिया के पूछने पर मुस्कान ने बाहर देखा और फिर जब गाड़ी का दरवाजा खोले खड़े शिवांश को देखा तो पानी की बोतल एक पल के लिए उसके हाथों में लरच गई थी। भगवान जी, फिर से, उसने थूक निगलते कहा। फौरन रिया की गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर उठाया और अपने होठों से लिपस्टिक साफ की। ये क्या कर रही हो तुम? रिया ने हैरत से पूछा। चुप करो यार, मुस्कान अपनी लिपस्टिक साफ करते हुए जल्दबाजी में बोली और फिर आंखों से काजल साफ करने लगी। सीरियसली मुस्कान, तुम इस आदमी से इतना डरती हो कि अपना मेकअप साफ कर रही हो? ये है कौन तुम्हारा? ओ गॉड, इंसान को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी पढ़ी लिखी हो। तुम्हारे घर में सब इतने पढ़े लिखे हैं, तो फिर इतने दकियानूसी ख्याल क्यों? बस हैं तो क्या करूं? मेरी बदकिस्मती जो मैं इन लोगों में जाकर फंस गई हूं, पर मैं लड़ नहीं सकती इन लोगों से। ये कहते हुए मुस्कान ने गालों से ब्लश भी साफ किया था। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए मुस्कान। अगर आज नहीं लड़ोगी ना तो शादी के बाद भी दब कर रहोगी, रिया ने गुस्से से कहा। मुस्कान ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। चेहरे पर आए बालों की लटों को कान के पीछे करते वो गाड़ी से नीचे उतरते उतरते धीरे कदमों से शिवांश की गाड़ी तक आई थी।
रिया गाड़ी में बैठी माथे पर बल डाले ये मंजर देख रही थी। पानी की खाली बोतल जो डैशबोर्ड पर पड़ी थी वो लड़खड़ाकर नीचे गिरी थी। रिया गुस्से से मुट्ठियां भींच गईं। हेलो शिवांश भाई, आप? मुस्कान ने होठों पर जबान फेरते कहा। शिवांश ने उसे जवाब देने की बजाय गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मुस्कान खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी, पर कदम पत्थर हो रहे थे। जब शिवांश को रिया की गाड़ी की तरफ जाते देखा, शिवांश को अपनी गाड़ी की तरफ आते देख रिया भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरी थी। मुस्कान हड़बड़ाकर शिवांश के पीछे आई। मैंने मुस्कान को मना किया था, पर मुस्कान ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं डायरेक्ट आपको मना कर रहा हूँ। आप मुस्कान से दोस्ती नहीं रखेंगी। ना मुस्कान आपके साथ कहीं बाहर जाएगी ना आएगी। मुस्कान से दूर रहें, वरना मुझे मजबूरन एडमिन के पास जाना पड़ेगा, शिवांश ने सख्ती से कहा। और रिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ा था। बच्ची नहीं है मुस्कान, बालिग है। उसे अपनी ज़िंदगी पर पूरा हक है, और आप मुस्कान को अपने इशारों पर चला सकते हैं, मुझे नहीं चला सकते, रिया गुस्से से बोली। शिवांश जबड़े भींच गया, फिर समझने के अंदाज में सर हिलाया। पीछे पलटा तो मुस्कान उसके पीछे ही खड़ी थी। एक झटके से मुस्कान की कलाई सख्ती से पकड़ी और उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते फ्रंट सीट पर धक्का दिया। ये सारा मंजर रिया ने जलती आंखों से देखा था। शिवांश ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। मुस्कान का चेहरा अब तक लाल अंगारा हो चुका था। उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। पहले किरण की बेकार बातें और अब शिवांश का यूं हक जताना। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, वो पहली बार शिवांश के सामने बोल रही थी। शिवांश ने चौंक कर उसे देखा। गुस्सा पहले ही था, ऊपर से मुस्कान की बगावत ने उसे आग लगाई थी। मेरी बहुत गलत सोच थी तुम्हारे बारे में। मैं सोच रहा था कि तुम मोहब्बत से सुधर जाओगी, पर मैं गलत था, शिवांश ने कहा। तो मत सोचिए मेरे बारे में इतना। भगवान के लिए थक गई हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, मैं इसको जैसे चाहे गुजारूँ। आप कौन होते हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? आप मेरे बाप नहीं हैं, आप मेरे कुछ भी नहीं लगते, मुस्कान गुस्से से बोली थी, जबकि शिवांश के शब्द उसके गले में अटक गए थे। मुस्कान इतनी बदतमीजी पहली बार कर रही थी। वो जिद्दी थी लेकिन बदतमीज कभी नहीं थी। मुस्कान, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो और कैसे बात कर रही हो, शिवांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मालूम है मुझे कि मैं शिवांश सिंघानिया से बात कर रही हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अब और अपने मामलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसके साथ मत बैठो। ये हक आपको किसने दिया कि आप मेरे दोस्तों की इंसल्ट करें? वो आज पूरी तरह लड़ने के मूड में थी और अब शिवांश के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। अगर वो और कुछ कहता तो मुस्कान और बदतमीजी करती। उसे अपनी पसंद पर आज बहुत अफसोस हुआ था कि उसने इस लड़की को पसंद किया था। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी तो मुस्कान गाड़ी रुकते ही दरवाज़ा खोलते नीचे उतरी थी। घर के अंदर कदम रखा तो दादाजी, प्रिया जी, शालिनी जी लॉन्च में ही बैठे थे। प्रिया जी उसे देखते ही खड़ी हुई थीं और मुस्कान के सामने आई थीं। आंटी जी, शिवांश भाई से कहें कि वो मुझे और मेरे मामलों में ना बोलें। आज उन्होंने मेरी दोस्तों को। अभी उसने इतना ही कहा था कि प्रिया जी के हाथ से पड़ने वाला थप्पड़ उसके शब्द उसके मुंह में ही तोड़ गया था। गाल पर हाथ रखे वो बेयकीनी से प्रिया जी को देखने लगी। प्रिया जी उसका बाजू पकड़ते उसे अपने साथ खींचते उसके कमरे में लेकर आई थीं। तुम्हें शर्म नहीं आती मुस्कान? इस तरह नाक कटवाओगी तुम हमारे ख़ानदान की? इस तरह जलील करोगी? मेरी परवरिश पर उंगली उठवाओगी? यूनिवर्सिटी बंक करके तुम कहाँ जाती रही हो? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम यूनिवर्सिटी बंक करती हो। बेशरम लड़कियों की तरह बाहर फिरती हो, गुलछर्रे उड़ाती हो। प्रिया जी चिल्लाई तो मुस्कान आंखों में आंसू लेकर उन्हें देखने लगी। आप भी किरण और शिवांश भाई की जबान बोलने लगी? जहर उगलने के लिए क्या नंदिनी आंटी की जबान काफ़ी नहीं थी? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं बाहर चली भी गई तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? ज़माना बदल चुका है। ये मॉडर्न वर्ल्ड है, जहाँ चूल्हा चौका करने वाली घरेलू औरतों की ज़िंदगी से बाहर निकलेंगी तो आपको मालूम होगा कि दुनिया किस कदर हसीन है, मुस्कान बोली तो प्रिया जी उसे देखती रह गई। मुस्कान, मैंने तुम्हारी परवरिश इतनी आज़ाद तो नहीं की थी। ये बात पूछते हुए प्रिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें अपनी वो 10 साल की बच्ची याद आई जो किस तरह सर झुकाकर अपनी माँ की सारी बातें मानती थी, और उन्होंने अपनी बेटी की परछाई मुस्कान में ढूंढने की कोशिश की थी और उसी तरीके से मुस्कान की भी परवरिश की थी। लेकिन मुस्कान अलग निकली थी। मुस्कान ने गहरी सांस ली, अपने आंसू साफ करते प्रिया जी के सामने खड़ी हुई, उनके हाथों को थामा। आज़ादी बुरी चीज़ नहीं है आंटी जी, आज़ादी हर किसी का हक है और इसमें कोई बुराई नहीं। वो दौर गया जब औरतों को जानवरों की तरह घर में बंद करके रखा जाता था।
अब और ज़माना है कि औरतें मर्दों से कंधा मिलाकर चल सकें, लेकिन हमारे घर के मर्द ये कबूल नहीं कर रहे। सबके दिमाग आज से 100 साल पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी मुस्कान ने इतना ही कहा था जब प्रिया जी ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। अपनी बकवास बंद करो मुस्कान, मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। जो लड़कियां तुम्हारी जैसी बागी हो जाती हैं ना, फिर उनकी लाशें मिलती हैं लुटी पिटी, किसी दरिंदगी का निशाना बन जाती हैं। और जितना मॉडर्न जमाना हो चुका है ना, उतना ही खतरनाक हो चुका है। पहले का दौर था फिर भी ठीक था। आजकल के तुम्हारे मॉडर्न वर्ल्ड में ही ज़रूरत है कि लड़की अपने आप को सबसे बचा कर रखे। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारी परवरिश की। नंदिनी भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाई। किरण तुमसे 1000 दर्जे अच्छी है, अपनी हदें जानती है। नंदिनी जी ये कहते हुए पलटी थीं। दरवाजे पर खड़ी शालिनी जी, जो कब से मुस्कान की तेज जबान देख रही थीं, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थीं। प्रिया जी के पलटते ही वो भी पलट गई थीं और रुकने की बजाय सीधा अपने घर की तरफ चली गई थीं। उन्हें सिद्धार्थ से बात करने की ज़रूरत थी। सिद्धार्थ को अपनी पसंद पर सोच विचार करने की ज़रूरत थी। दोस्तों, इस नॉवल का सेकंड पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। नॉवल का अब तक का ये पार्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर देना। और इस नॉवल के कितने पार्ट होने चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों इस नॉवल के अगले पार्ट के साथ।